खाते समय आपको पेट या उसके आसपास कोई उभार नजर आता है? अगर हाँ, तो आपका शरीर दे रहा है आपको वार्निंग सिग्नल, क्योंकि हर सूजन फैट नहीं होती, कई बार ये हर्निया भी हो सकता है। क्या है हर्निया की स्थिति और क्या है इसके आधुनिक विकल्प जिनसे इसका इलाज किया जा सकता है, आज हम टोटल हेल्थ में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, टोटल हेल्थ के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर छोटी मोटी सूजन है तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाए, खुद ही ठीक हो जाएगी। दर्द नहीं है इसका मतलब बीमारी नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो याद रखिए कि यही सोच आपके हर्निया को खामोशी से खतरनाक बना सकती है। हर्निया कितने प्रकार का होता है, किन कारणों से उत्पन्न हो सकता है और सबसे जरूरी बात कि इसका आधुनिक इलाज क्या है, आज टोटल हेल्थ में विस्तार से होगी बात इस विषय पर और विशेषज्ञों से समझेंगे कि हर्निया क्या स्थिति होती है, कौन से मामलों में ये जटिल हो सकती है, क्यों आवश्यक है कि सही समय पर इसका इलाज करवाया जाए। बहुत से लोग जो हर्निया से प्रभावित होते हैं उनको ये लगता है कि इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या सर्जरी के अलावा भी हर्निया के कई और विकल्प हैं या नहीं, ये आज आपको विशेषज्ञ समझाएंगे, क्योंकि हर्निया कई वजह से हो सकता है। हर्निया कोई बीमारी है या मांसपेशियों की कमजोरी के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति, आज हम विशेषज्ञों से इस विषय पर बात करेंगे और समझेंगे कि हर्निया की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, किस तरह से व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है और हर्निया होने के क्या कोई स्पष्ट संकेत व्यक्ति को नजर आते हैं। हर्निया की स्थिति में क्या किसी भी उम्र का व्यक्ति आ सकता है, यानी क्या सिर्फ बढ़ती उम्र में ही यह स्थिति होती है या किसी भी उम्र में हर्निया की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये समझने की आवश्यकता है। और कौन से कारण इसके खतरे को बढ़ाते हैं? भारी वजन उठाना, जिम में विग्रस वर्कआउट करना, क्रॉनिक कफ, बहुत लंबी अगर खांसी चलती है, या फिर कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, क्या इन सभी से हर्निया होने की संभावना हो सकती है? क्या इन्हें एक रिस्क फैक्टर माना जा सकता है जो हर्निया की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं? आज आपको विशेषज्ञ ये विस्तार से समझाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि हर्निया की जांच के लिए क्या हमेशा अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की जरूरत होती है या फिर बहुत स्पष्ट लक्षणों से हर्निया की पहचान की जा सकती है? क्या अगर हर्निया की शुरुआत हुई है तो शुरुआती अवस्था में ही इसको पहचाना जा सकता है? क्या सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम्स ही काफी होते हैं या फिर हर मामले में स्कैन या अल्ट्रासाउंड कराने की आवश्यकता होगी? स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया यानी फंसा हुआ हर्निया, ये क्या स्थिति है और कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? अगर किसी को ये स्थिति हो रही है, ऐसे में करना क्या है, कैसे इसकी पहचान हो सकती है और उस अवस्था में विशेषज्ञ के पास तुरंत जाना कितना आवश्यक है? किन परिस्थितियों में हर्निया की स्थिति एक मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है, यानी इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी? क्या इसमें बहुत देर करना जीवन के लिए खतरा बढ़ा सकता है? ये विशेषज्ञ आपको समझाएंगे कि कौन सी वो स्थितियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। हर्निया का इलाज क्या बिना ऑपरेशन के भी संभव हो सकता है? बहुत से लोग हैं जो सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते, उनको लगता है कई तरह के विकल्प हैं, उन्हें अपना लिया जाए, लेकिन क्या सर्जरी ही हर्निया के लिए एकमात्र विकल्प है उसका इलाज करने का? ये हम जानेंगे विशेषज्ञों से और ये भी समझेंगे कि अगर कोई सर्जरी करवाना चाहता है तो उसके लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी या फिर ओपन सर्जरी, कौन सी विकल्प को अपनाना चाहिए, किस प्रकार से सर्जरी करवाना हर्निया के लिए बेहतर है, कौन सी स्थिति में रोबोटिक सर्जरी का चुनाव किया जाएगा और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी किन अवस्थाओं के लिए उपयोगी हो सकती है? सर्जरी के बाद क्या हर्निया की स्थिति दोबारा लौट सकती है? ये आपको विशेषज्ञ बताएंगे और साथ ही ये भी समझाएंगे कि किस तरह की सावधानियां आपको रखनी है अगर कोई व्यक्ति हर्निया के लिए सर्जरी करवाता है। आइए एक रिपोर्ट देखकर समझ लेते हैं कि हर्निया की स्थिति क्या है और वो कौन से कारक हैं जो इस अवस्था या समस्या के खतरे को बढ़ा सकते हैं। हर्निया एक मेडिकल स्थिति है जिसमें शरीर के किसी अंग की परत कमजोर हो जाती है और उसके आवरण में छेद हो जाता है, जिससे आवरण के बाहरी तत्व इस खोल में प्रवेश कर सकते हैं। हर्निया धीरे धीरे हो सकता है।
बढ़ती उम्र, मांसपेशियों की कमजोरी, चोट, सर्जरी या जन्म संबंधित विकार इसका कारण बन सकते हैं। हर्निया कई प्रकार के हो सकते हैं और अलग अलग जगह पर उत्पन्न हो सकते हैं। आमतौर पर हर्निया पेट और नाभि के क्षेत्र में होते हैं। हर्निया मांसपेशियों की कमजोरी और तनाव के संयोजन के कारण होता है। इसके कारण के आधार पर हर्निया जल्दी और लंबे समय तक विकसित हो सकता है। मांसपेशियों की कमजोरी या तनाव के कुछ सामान्य कारण हर्निया की वजह बन सकते हैं। हर्निया का निदान शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाता है। हर्निया के उपचार के लिए सर्जरी की जा सकती है। ये सर्जरी बहुत ही सरल और सुरक्षित है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही हर्निया प्रभावित कर सकता है। यदि समय पर उपचार न किया जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। पेट या जांघ के आसपास दिखाई देने वाली किसी भी असामान्य उभार को नजरअंदाज न करें। समय पर जांच और उचित उपचार से हर्निया को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। साथ ही इससे होने वाली जटिलताओं से भी बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दवा खा लो, बेल्ट पहन लो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई? आइए जान लेते हैं हर्निया के कारण, उसके रिस्क फैक्टर्स और उसके इलाज की पूरी सच्चाई आज विशेषज्ञों से। हर्निया और उसके इलाज के विषय में विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर अजय कुमार, प्रोफेसर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी फ्रॉम जीबी पंत हॉस्पिटल। बहुत स्वागत डॉक्टर अजय कुमार आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। बहुत स्वागत डॉक्टर आदित्य। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फॉर्मर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल डिसिप्लिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। हर्निया की समस्या जितनी आम है, उसे लेकर अवधारणाएं भी उतनी अधिक है। सब यही चाहते हैं कि आसानी से पीछा छूट जाए और यही कारण है कि समस्या जटिल हो जाती है। ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना है, इलाज के कौन से आधुनिक विकल्प हैं, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 011 दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648, 23097671 एंड 23097655। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं, समझ लेते हैं हर्निया की स्थिति को, कितनी गंभीर ये हो सकती है और आखिर अगर ऐसा होता है तो उसके लिए इलाज या सही उपाय क्या होने चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर प्रसाद, आपसे समझना चाहेंगे हर्निया कितनी आम स्थिति है और एक आम व्यक्ति इसे किस तरह से समझ सकता है। देखिए, हर्निया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम लोग सर्जिकल OPDs में देखते हैं। और एक थोड़ा सा मैं इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि हर्निया एक्सटर्नल हर्नियाज हो सकते हैं जो कि ग्रॉइन में, या जैसे एब्डोमिनल वॉल हर्नियाज जो आपने पहले इंट्रोडक्शन में दिखाए जी, और इंटरनल हर्नियाज हो सकते हैं जो कि जैसे हाइटस हर्निया हो गया, या और इंटरनल हर्नियाज होते हैं जो कि कोई सर्जिकल प्रोसीजर के बाद डेवलप हो सकते हैं। आमतौर पे पेशेंट्स का जो प्रेजेंटेशन है वो एक्सटर्नल हर्नियाज के लिए ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं, जो कि बहुत आराम से क्लिनिकली हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो कुछ जैसे ग्रॉइन हर्नियाज दे आर वो ऐसे हैं जो कि नेचुरल कोर्स पे जो भी हमारे एरियाज ऑफ वीकनेस हैं शरीर में, वहाँ से जो नॉर्मल ऑर्गन्स होते हैं जो नॉर्मली वहाँ से नहीं आते हैं, जब वो एरियाज़ वीक हो जाते हैं तो उसके थ्रू वो प्रोट्रूड करना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि नाभि हो गई या ग्रॉइन हो गया। और कुछ हर्नियाज होते हैं जो कि सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद डेवलप करते हैं, जैसे कि आपका कोई ऑपरेशन हुआ है और एब्डोमिनल लेप्रोटमी हुई फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद जब वो क्लोज कर देते हैं तो वहाँ कुछ वीकनेस रह जाए, या कोई आपको प्री एग्जिस्टिंग रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो उस वजह से वो कंप्लीट हीलिंग नहीं होती है, तो उससे वो हर्नियाज डेवलप हो जाते हैं। जी,
डॉक्टर आदित्य, अगर इसको सामान्य भाषा में समझा जाए तो दरअसल हर्निया स्थिति क्या है? और ये तो हमने समझ लिया कि एक्सटर्नल हर्निया हो सकता है जो बहुत इजीली विजिबल होगा या पता चल जाएगा, और इंटरनल हर्नियाज भी होते हैं। और एक और जो कैटेगरी है कि अगर किसी की सर्जरी हुई है, वहाँ अगेन अगर ठीक से हीलिंग नहीं हो पाती तो वो भी हर्निया डेवलप हो सकता है। कौन से कारण हैं जो इसके खतरे को बढ़ाते हैं, और दरअसल होता क्या है हर्निया में? तो हर्निया में बेसिकली जो आपके एब्डोमिनल वॉल की मांसपेशियां होती हैं, जो झिल्लियां होती हैं, उनमें कमज़ोरी हो जाती है। इस कमज़ोरी के कारण वहाँ पर एक छेद बनता है, और उस छेद के द्वारा जो अंदर के इंटेस्टाइन आंत जो होती है या चर्बी आंत होती है वो बाहर की तरफ आने लगती है। तो जब भी कोई इंसान कोई तरीके का फोर्स इस्तेमाल करता है, जैसे कि बिस्तर से उठना, भारी वज़न उठाना, पेशाब करना, ऐसे कंडीशन में वो बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखता है और लेट जाने पे वापस अंदर चले जाता है। तो ये बेसिकली इस पेट की दीवार में एक छेद होती है जिसके थ्रू ये हर्नियाज आते हैं। और इनके रिस्क फैक्टर्स जनरली कॉन्जेनिटल होते हैं। कॉन्जेनिटल मतलब जन्मजात होते हैं, जहाँ पर जो इनहेरेंट वीकनेसेस होते हैं बॉडी के, जो कमज़ोर रहते हैं या ओपन रह जाते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, वो जगह से ये हर्नियाज प्रेजेंट करते हैं। दूसरे कंडीशंस होते हैं, कुछ फैमिलियल जेनेटिक कंडीशंस होते हैं, कुछ इलनेसेस होते हैं, और मोर कॉमनली बहुत ज़्यादा वज़न होना, ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, ये एक रिस्क फैक्टर है। एंड क्रॉनिक कॉफ, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़, लंबे समय तक खांसी रहना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ हर्नियाज। इसके अलावा बढ़ती उम्र, ओल्ड एज जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एब्डोमिनल वॉल की कमज़ोरी होती है, जिस कारण से हर्नियाज प्रेजेंट करते हैं इस ओल्डर एज ग्रुप पेशेंट्स में। जी, यानी अगर उम्र बढ़ रही है या कोई भी ऐसा कारण है जिससे इंटरनल वॉल में कमज़ोरी आ रही है तो हर्निया की स्थिति हो सकती है। डॉक्टर अजय, क्या प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद भी इस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अचानक जिम जाते हैं, अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, अचानक विग्रस एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत में मोटिवेशन बहुत होता है। अगर कोई बिना एंड्योरेंस के, बिना अपनी बॉडी को ट्रेन करे, इस तरह की विग्रस एक्सरसाइज में जाता है, तो क्या एक कारण बन सकता है हर्निया की स्थिति उत्पन्न होने का? देखिए, अभी डॉक्टर आदित्य आपको समझाया कि हमारी बॉडी में इनहेरेंट वीक पार्ट्स होते हैं। तो अब हर्निया क्यों डेवलप होता है कि जब आपके एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ेगा, तो जैसे आप विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं की, तो आपकी मसल्स ऑलरेडी वीक हैं। तो जब विग्रस एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पेट का दबाव बढ़ने से आपको हर्निया होने का रिस्क रहेगा। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो ग्रेडेड फॉर्म में पहले अपने एब्डोमेन को स्ट्रेंथनिंग करिए, फिर उसके बाद विग्रस एक्सरसाइज जाइए। दूसरा, जैसे प्रेगनेंसी के बारे में बोला, प्रेगनेंसी में हमारी एब्डोमेन की मसल्स वीक हो जाती हैं, क्योंकि यूट्रस है धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है और वो मसल को स्ट्रेच करता है। तो जब आपकी डिलीवरी हो गई, उसके बाद एब्डोमेन की वॉल की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल को हम सजेस्ट करते हैं कि वो प्रेगनेंसी के बाद अपने एब्डोमेन मसल्स की एक्सरसाइज करें। वो ज़्यादा कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं, आपको सिंपल बेड पे लेटना है और अपनी टांगों को हवा में 30 डिग्री के आसपास आप लिफ्ट करिए, दिन में 10-15 बार ऐसे कर सकते हैं, तो उससे मसल्स की टोनिंग होगी आपकी। जी, जो हर्निया अगर इंटरनल है, डॉक्टर प्रसाद, कितना आसान होता है, सरल होता है उसको समझना, या फिर ये कहें कि जनरली जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, मान लीजिए हाइटल हर्निया की बात की जाए या डायफ्रामेटिक हर्निया की बात की जाए, किस तरह की दिक्कतें या लक्षण लेकर आते हैं, और क्या ये लक्षण शुरुआती अवस्था में ही प्रेजेंट करते हैं? तो हाइटस हर्निया का जहाँ तक सवाल है, यूजुअली ये पेशेंट्स जिसको हम कहते हैं कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के साथ इसका एसोसिएशन होता है। अब सबसे पहले तो ये थोड़ा सा समझा दीजिए कि दरअसल है क्या, जिससे हमारे व्यूअर्स जरूर समझ जाएं। हाइटस हर्निया जैसे जो हमारा फूड पाइप है और वो जब चेस्ट से छाती से पेट के अंदर आता है तो वहाँ एक ओपनिंग होती है जिसके ज़रिए वो आता है जी। तो यदि वो ओपनिंग लूज़ हो जाती है, क्योंकि चेस्ट के अंदर जो प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है, पेट के अंदर पॉजिटिव प्रेशर होता है, तो जो स्टमक है वो धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो वीकनेस ऑफ हाइटस जिसको बोलते हैं, हम उसको हाइटस बोलते हैं, ईसोफेजियल हाइटस, और वो होने की वजह से वो स्टमक को ऊपर पुल करना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टमक में एसिड बनता है, नॉर्मली ये हाइटस बंद रहता है, जब हम खाना खाते हैं थोड़ी देर के लिए ईसोफेगस का लोअर एंड ओपन होता है ताकि खाना स्टमक में चला जाए, फिर ये क्लोज हो जाता है।
खाना पेट के अंदर उसका स्टमक के अंदर उसका डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है, उसके लिए एसिड की ज़रूरत होती है। पर जब ये लूज़ हो जाता है या स्टमक थोड़ा ऊपर चला जाता है तो वो एसिड पलट के वापस जाना शुरू हो जाता है। उससे पेशेंट्स को जनरली जो जैसे हार्ट बर्न की यहाँ रेट्रोस्टेनल रीजन में जलन रहना या खाना खाने के बाद पलट के बाहर आ जाना, और एडवांस स्टेजेस में कई दफ़ा वो सोते सोते भी नाक मुंह से उनके जो उन्होंने खाना खाया होता है रात से डिनर किया है तो सो गए तो वो भी बाहर आना शुरू हो जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट बर्न, और रीगजिटेशन के जो सिम्टम्स होते हैं ये हाइटस हर्निया से एसोसिएटेड हो सकते हैं। जी, अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण हो रहे हैं डॉक्टर अजय, बहुत ही कॉमन है, आमतौर पर एसिडिटी की समस्या काफी लोगों को परेशान करती है, तो शायद कोई ये नहीं समझेगा डॉक्टर अजय कि इसका एसोसिएशन हर्निया से भी हो सकता है। कब इंडिकेशन आनी चाहिए? देखिए, जैसे सर ने आपको समझाया कि हाइटस हर्निया का मतलब क्या है, जो आपके खाने की जो नली है वो पेट में आके जुड़ती है और वो नॉर्मली जो हमारे डायफ्राम मसल होती है उसके नीचे की तरफ होती है। तो इस कारण से वो एक वैल्व की तरह काम करता है, और जो खाना है वो आपके पेट के अंदर ही रहता है और जो तेज़ाब वगैरह ऊपर की तरफ नहीं जाता है। अभी ऊपर कब जाएगा? जब वो आपका वो एरिया वीक हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पे आपको मसल की स्ट्रेंथ नहीं है। इसका सबसे मुख्य कारण है पेट में चर्बी होना है, मोटापा होना। दूसरा कारण इसका ही हो सकता है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो मसल वीकनेस हो सकती है। तो इसलिए अगर आप का वजन ज़्यादा है तो ये आपको रिस्क रहेगा। तो उसमें मेन जो आपको दिक्कत क्या होती है, जो सर ने समझाया कि आपको मुंह में तेज़ाब आएगा और आपको मुंह में खट्टा पानी आएगा, छाती में जलन हो सकती है। ज़्यादातर हम इन लोगों का इलाज सिंपल दवाइयों से कर सकते हैं और उन्हें सजेस्ट करते हैं कि जब तक अपना वजन घटाएं तब तक ये दवाइयाँ आपकी मदद करेंगी इस रिफ्लक्स को कम करने में। एक बार अपना वजन आप कम कर लेंगे, अपनी मसल स्ट्रेंथ कर लेंगे, तो हो सकता है आपको दवाइयों की आवश्यकता ना पड़े लगातार खाने के लिए। जी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर किसी को एसिडिटी फील होती है या एसिड रिफ्लक्स फील होता है तो डॉक्टर से परामर्श लेना ज़रूरी नहीं समझते। उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर जी? क्योंकि अगर विशेषज्ञ को दिखाया ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि इसका कारण क्या है। और देखिए, हमें एक्चुअली एसर्टेन करना होता है जो एसिड रिफ्लक्स है उसका खाने की नली में सूजन वगैरह कितनी ज़्यादा है, आपको दवाई कितनी खानी है, कितनी मात्रा में, कब तक। तो अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप अपनी जांच करा सकते हैं। हम इसमें एंडोस्कोपी की जांच करते हैं। एंडोस्कोपी एक पतली ट्यूब आपके मुंह के रास्ते के द्वारा डाली जाती है और हम ये देखते हैं कि आपके जो खाने की पाइप है वो अपनी सही जगह पे है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे मरीजों में हाइटस नहीं होता है, सिंपल वो एसिड रिफ्लक्स भी हो सकता है। तो उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि दरअसल ये आपका जो खाने की नली का जंक्शन है वो पेट के नीचे के मतलब डायफ्राम के नीचे है कि ऊपर तरफ माइग्रेट कर गया है। उसके बाद फर्दर हम टेस्ट वगैरह कर सकते हैं बीमारी की सेवरिटी के हिसाब, जैसे कि बेरियम स्टडीज़ या हम पीएच भी नाप सकते हैं, जैसे पीएच मीटर टेस्ट करते हैं। पर इन सब जांचों करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि आपकी बीमारी कितनी ज़्यादा है, कितनी तीव्र है। मतलब आपको सिम्टम्स अगर कम है तो हो सकता है कि हम थोड़ा एंडोस्कोपी की जांच करें। अगर ज़्यादा सिम्टम है, हमें लगता है आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, तो हम बाकी की जांचें करेंगे। पर इस सबका निवारण जब ही होगा जब डॉक्टर से मिलेंगे, आपको सही परामर्श दे पाएंगे और भी टेस्ट करेंगे। कोई भी अनयूजुअल सिम्टम हो रहा है, कोई लक्षण आ रहे हैं, तो विशेषज्ञ के पास जाना ज़रूरी है। ये नहीं कि खुद ही दवा लेते रहे, एंटासिड्स खाते रहे और ये समझा कि जो समस्या है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। इन्गुइनल हर्निया बहुत कॉमन है डॉक्टर आदित्य, किस कारण से ये होता है और ऐसे में कब व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि अब ट्रीटमेंट के लिए जाना है? इन्गुइनल हर्निया जैसे कि मैंने बताया कि दो तरह के हो सकते हैं, एक कॉन्जेनिटल होते हैं और एक एक्वायर्ड होते हैं। कॉन्जेनिटल मतलब जो जन्मजात होते हैं। हम उनकी बात कर लेते हैं जो बड़ों में है और बाद में डेवलप हुआ। जो बड़े में हुआ वो कमज़ोरी के कारण होता है और इसको हम डायरेक्ट हर्नियाज मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं, ज़्यादातर पुरुष में होते हैं। और ये हर्नियाज बेसिकली ऐसे ही दिखते हैं जब, जैसे मैंने पहले बताया कि जब कोई भी स्ट्रेस पेट पे पड़ता है तो वो बाहर की तरफ निकलते हैं और अंडकोश की तरफ जाते हैं और लेटने पे वो अंदर चले जाते हैं। कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर ये फंस जाते हैं, वहाँ पर वो वापस अंदर नहीं जा रहे या वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसकी ट्रीटमेंट करना इमरजेंसी हो जाती है। तो इन्गुइनल हर्नियाज का ट्रीटमेंट मोस्टली सर्जिकल ही होता है, इसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हाउएवर वॉच एंड वेट पॉलिसी भी होती है जो कि बहुत ही बुजुर्ग लोगों में है जिनमें सर्जिकल का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। वैसे लेकिन वो विशेषज्ञ तय करेंगे कि कितनी देर तक इंतजार करना है। बिल्कुल जी, फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, सुभाष जी हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। सुभाष जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं सुभाष जी? मैडम जी 2024 में ऑपरेशन हुआ था मेरा गॉल ब्लैडर का।
जी 2014 में गॉल ब्लैडर का फ्रैक्चर हो गया था, तो उसका ऑपरेशन हुआ था एम्स में। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, ठीक है जी बताइए। तो डॉक्टर साहब ने जब बताया था कि आपका हर्निया आ रहा है, हाँ हाँ तो जब थोड़ा सा था, मतलब अब ज्यादा दिखाई देता है, जैसे खड़ा होता हूँ या हाँकता हूँ तो ज्यादा चमचमा आता है, पेट बहुत ज्यादा। अच्छा, कितना समय पहले ऑपरेशन हुआ है और एज कितनी है आपकी? एज में 63। 53। हाँ 63। ओके 2014 में हुआ था एम्स में, ठीक है और गॉल ब्लैडर फ्रैक्चर हो गया था। ठीक है। पेट जो है बल्जिंग नजर आता है। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन इनका हुआ था। डॉक्टर आदित्य क्या एडवाइस करना चाहेंगे? 2016 में ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद इनको शायद हर्निया डेवलप हो गया, जो हम बात कर रहे थे कि सर्जरी होती है और उसके बाद शायद हील प्रॉपर नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें ये देखना पड़ेगा पहले कि ये ओपन टेक्निक के द्वारा हुआ था या लेप्रोस्कोपिक के द्वारा हुआ था, क्योंकि इन दोनों में जो प्रेजेंटेशन है, जो ट्रीटमेंट प्लान होता है वो अलग होता है। जो ओपन हर्नियाज होते हैं उसमें थोड़ा चीरा बड़ा होता है पेट में, और उसमें वाइडर हर्नियाज होते हैं, जहाँ की अगर लेप्रोस्कोपिक पोर्ट के द्वारा हर्निया आया है तो वो छोटे होते हैं। और जो कॉमन मिथ है कि जो बड़े हर्निया हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो स्मॉलर हर्नियाज हैं उसमें अगर आंत जाती है तो उसके फंसने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए इनमें ये पहली चीज़ तो ये देखनी पड़ेगी कि ऑपरेशन टेक्निक क्या था, उससे क्या चीज़ बाहर को आ रहा है, क्योंकि अगर इंटेस्टाइन्स आते हैं तो वो वैसे कंडीशन में सर्जरी करा लेना जल्दी बेहतर रहता है। जी तो सुभाष जी, अगर आपने विशेषज्ञ से परामर्श नहीं लिया है तो तुरंत जाकर एक कंसल्टेशन ले लीजिए और उसके बाद एक्सपर्ट्स ये डिसाइड करेंगे कि क्या आपको इमीडिएट सर्जरी या कब सर्जरी की आवश्यकता है भी या नहीं, वो विशेषज्ञ ही आपको बता सकते हैं। एक एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर प्रसाद, किस तरह से समझाना चाहेंगे डायफ्रामेटिक हर्निया जो है किस तरह की मुश्किलें और कितनी मुश्किलें क्रिएट कर सकता है, और लगभग कितना समय लगता है जब हर्निया की शुरुआत हुई, थोड़ी सी समस्या बढ़ी, और कितना समय होगा व्यक्ति के पास कि ट्रीटमेंट करवाया जाए और किस तकनीक को चुनाव किया जाए? देखिए, डायफ्रामेटिक हर्नियाज का जहाँ तक सवाल है, आमतौर पे कॉन्जेनाइटल होते हैं। ओके अगर बहुत बड़ा डायफ्रामेटिक हर्निया है, कॉन्जेनाइटल है, तो यूजुअली बचपन में ही सिम्टम्स हो जाएंगे। अगर बचपन में सिम्टम्स नहीं हुए तो हमने देखा है कि एडल्टहुड में लोग प्रेजेंट करते हैं, पर कई साल उनको पता भी नहीं चलता है कि उनको हर्निया है। उनको पता चलना तब शुरू होता है जब उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एब्डोमिनल ऑर्गन चेस्ट में जाते हैं फिर लंग को और हार्ट को कंप्रेस करना शुरू करते हैं। तो जब वो लंग और हार्ट को कंप्रेस करना शुरू करते हैं तो फिर उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या लेटने के टाइम ज़्यादा सांस फूल जाना, क्योंकि जब वो लेटते हैं तो वो ऊपर को चले जाते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको फील होना शुरू होती हैं। ये तो रहा जो हर्नियाज हैं जो कि कॉन्जेनाइटल होते हैं मगर बचपन में डिटेक्ट नहीं हुए, बाद में जाके डिटेक्ट हुए। फिर ट्रॉमेटिक डायफ्रामेटिक हर्नियाज होते हैं कि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, आप किसी ऊंचाई से गिरे या आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, तो उस टाइम कोई इंजरी हुई, तुरंत वो आपको पता नहीं चला है, बट डायफ्राम में टीयर हो गया। वो लेटर स्टेजेस पे आके जब अगेन वही होता है कि जैसे जैसे इंटेस्टाइन्स ऊपर को माइग्रेट करना शुरू होते हैं तो पता चलना शुरू होता है। तीसरा कंडीशन में जब हम देखते हैं ये कि आजकल क्योंकि एक्सरे, सीटी स्कैन किसी भी चीज़ के लिए होना बहुत कॉमन है, तो आप किसी और वजह से गए मगर आपका एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, उसके अंदर आपको नज़र आता है कि भाई आपको तो एक डायफ्रामेटिक हर्निया है। और डायफ्रामेटिक हर्निया के साथ ही एक एसोसिएटेड कंडीशन है जिसको हम इवेंट्रेशन बोलते हैं। इवेंट्रेशन का मतलब है कि डिफेक्ट नहीं बना मगर एक पार्ट ऑफ द डायफ्राम बहुत ही एट्रोफी हो जाता है, बिल्कुल वो एक पेपर के माफिक झिल्ली सा बन जाता है, तो इफ़ेक्टिवली अपना काम करना बंद कर देता है और उसकी स्ट्रेंथ चली जाती है, तो उससे भी इंटेस्टाइनल ऑर्गन जो ऊपर को पुश होना शुरू हो जाते हैं। सो इफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिम्टम्स हैं तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ही होंगे, और ट्रॉमेटिक डायफ्रामेटिक हर्नियाज में अनलेस की एक्यूट फेज में ही कि आपको इंजरी हुई और थोड़े दिन बाद कोई इंटेस्टाइन ऊपर जाके फंस गया तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर एक्सीडेंटली पता चला, जैसे आपने कहा कि किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया था, स्कैन कराया और उसमें आया कि हर्निया है, सिम्टम्स तो नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? वेट तो फिर हमें देखना पड़ता है कि
डिग्री ऑफ हर्निया कितना है, फिर उसको फर्दर इवैल्यूएट करना पड़ेगा, सीटी वगैरह करके देखना पड़ेगा उसके लंग्स पे कितना असर पड़ रहा है, पल्मोनरी फंक्शंस कैसे हैं। फिर कई दफ़ा ये होता है कि फिर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको पता लगता है कि यस उनको सिम्टम्स थे बट उन्होंने कभी एट्रीब्यूट नहीं किए टू दी डायफ्रामेटिक हर्निया, तो उसके अनुसार फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो समस्या है तो उसके समाधान के लिए समस्या को समझना जरूरी है और वो कर सकते हैं विशेषज्ञ। फिलहाल विशेषज्ञों से प्रश्न पूछने के लिए हमारे साथ चंद्रकांता जी हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी सवाल जी, मैं बोल रही हूँ बेंगलोर से जी। मेरे को कोई 5 साल पहले हाँ जी। मैंने टेस्ट करवाया था हर्निया का, तो मैं कंफर्म करने के लिए तो उन्होंने बताया कि ये मेरे को हर्निया है जी। मेरी उम्र 88 इयर्स है। कौन सा तो हर्निया बताया गया है चंद्रकांता जी आपको? ये नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि हर्निया कितने तरह के होते हैं। ओके। तो मैंने सोचा बस हर्निया है तो ठीक है, तो फिर डॉक्टर को मैंने नहीं दिखाया, मेरी बेटी डॉक्टर के पास गई, वो सारा लेके एक्सरे वगैरह, जी। तो उन्होंने कहा कि अभी तो आप गैस मेरे को बड़ी हो जाती है, एसिडिटी होती है, ओके। कई दफा उल्टी भी आ जाती है, तो उन्होंने मुझे गैस की दवाई दी, जी। तो उससे मेरा अभी 1 साल से दर्द नहीं होती। कभी कभी तो 5-6 दिन के बाद इतनी दर्द उठती थी कि मुझे दर्द की गोली लेनी पड़ती थी, तो फिर उससे दब जाता था नीचे। अब तो मेरे हाथ से ही जरा उठे थोड़ी मेरे को फीलिंग होती है, जैसे कोई उल्टी आ रही है या मेंसेस में कुछ दर्द होती है ना, वैसे फीलिंग होती है। तो मैं समझ आती हूँ ये हर्निया उठ गया, तो मैं उसे हाथ से दबा देती हूँ तो वो नीचे चला जाता है। तो अब मैं क्योंकि गैस की दवाई लेने से मेरी दर्द नहीं उठती अभी 6 महीने से, पर मेरे को है तो सही ना, तो उसका मैं इलाज करना चाहती हूँ। इलाज क्या होना चाहिए विशेषज्ञों से हम जरूर पूछेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चंद्रकांता जी के सवालों का जवाब और बहुत से अन्य सवालों का जवाब आपको देंगे विशेषज्ञ। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। आज हम बात कर रहे हैं हर्निया और उसके एडवांस्ड और मॉडर्न ट्रीटमेंट के विकल्प, सर्जरी के बारे में कुछ और जानकारी छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हर्निया के विषय में। चंद्रकांता जी का कॉल था जिन्होंने कहा कि उनको एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स होते हैं, गैस और ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है और पेट में दर्द भी होता है, और अगर उनको उभार नज़र आता है जो ऐसा सोच सकते हैं कि शायद पेट में ही होता होगा तो वो उसको दबा दिया करती हैं। डॉक्टर प्रसाद क्या एडवाइस करना चाहेंगे? 88 ईयर्स इनकी एज है और इलाज के तौर पर क्या इनको दिया जा सकता है? मतलब इनकी बातचीत से हम यही एज्यूम कर सकते हैं कि शायद पेट में इनको वो जो कहती हैं स्वेलिंग आ जाता है वो पेट में ही आता है। तो पेट के किस हिस्से में आता है? आमतौर पे नाभि के आसपास हो तो उसको हम अम्बलाइकल या पैराम्बलाइकल हर्निया बोलते हैं। अब इनका कोई पहले सर्जरी हुआ हो और वहाँ से कोई बाहर आता है तो वो अलग बात हो जाती है, फिर वो इंसिशनल हर्निया का उसको टर्मिनोलॉजी दी जाती है। तो अब रहा सवाल इनके ट्रीटमेंट का, तो जैसे पहले भी डॉक्टर आदित्य ने बताया कि कोई भी हर्निया है ये एक मैकेनिकल डिफेक्ट है। यदि आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट तो सर्जरी ही होता है। बट अब इनकी उम्र है 88 साल।
और यदि जो डिफेक्ट है उसका वाइड माउथ डिफेक्ट है और ज़्यादा उनको ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं कि एकदम से फूल गया फिर वापस नहीं जा रहा है और उल्टी वगैरह नहीं हो रही है, उस तरह के कोई सिम्टम्स हो तो फिर तो सर्जरी करना लाजमी बन जाता है। इन्होंने कहा पेट दर्द से परेशान है, शायद गैस के लिए तो जो है वो दवा काम कर लेती तो है। एक ये भी देखना ज़रूरी होता है कि क्या वो जो पेट दर्द या वो जो गैस या जो एसिडिटी की बात करती हैं वो उससे कनेक्टेड भी है कि नहीं। कई दफ़ा ये भी होता है कि आपको एक चीज़ नज़र आती है मगर आपके सिम्टम्स उससे कोरिलेट करते हैं कि नहीं। ये जब तक हम पेशेंट से डायरेक्ट बात ना करें, उसको एग्जामिन नहीं करें, ये मुश्किल हो जाता है। बहुत बार ये ऐसा होता है कि पेशेंट्स आते हैं और उनके पास कोई इन्वेस्टिगेशन होती है कि ये देखिए इसमें ये आया है, आप उनसे बात करते हैं, आपको पता लगता है कि ठीक है आपको एक प्रॉब्लम है, बस ज़रूरी नहीं है कि वो आपके सिम्टम्स उसी से रिलेट करते हैं, कोई और भी कारण हो सकता है उन सिम्टम्स का। अब गैस बनना, पेट में दर्द होना, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यदि वो हर्निया से रिलेटेड हैं तो ट्रीटमेंट इज सर्जरी, यदि हर्निया से रिलेटेड नहीं है वो तो पेशेंट से बात करके उसको एग्जामिन करके ही पता चल सकता है। तो फिर इस उम्र में आके सर्जरी करना भी थोड़ा सोच समझ के ही करना चाहिए जी, ताकि उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। राइट। एक और कॉलर हमारे साथ, सुप्रभात चैटर्जी कोलकाता से फोन लाइन पर, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। Good morning to all the doctors here. Good morning to you. I'm calling from Kolkata. I'm 73 years old. I have seen slight swelling in the right groin. Okay. And for last 2 years, and this is as it is. There's no development. I mean, no further swelling. And I had gone for an USG and went to my GP here, and he said this is the initial stage of signs of hernia. Right. So what should I do? I should keep it as it is, or go for medical intervention? Kindly suggest, please. And how long it has been that when it was diagnosed, Mr. Chatterjee? It was about a year back now. An year back, right. डॉक्टर आदित्य क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? 78 years शायद उनकी एज है, 73 में भी, एंड इनगोइनल हर्निया लगता है लेकिन उसका साइज नहीं इंक्रीज हो रहा, क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए इन्हें? सो इसमें भी फिर से ये देखना ज़रूरी है कि हाउ सिम्टोमेटिक इज़ ही, मतलब इनको उससे दर्द या वो कभी बाहर आके फंस गया हो, रुक गया हो, ऐसी कोई सिम्टम्स हैं कि नहीं। एंड अगर वैसे कोई भी सिम्टम है तो फिर सर्जरी ही ऑप्शन बनता है, इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। और कुछ लोग ये एब्डोमिनल बैंड्स, बाइंडर्स लगाते हैं। मैं यही पूछने वाली थी, बेल्ट्स एंड बैंड्स बहुत कॉमन है, क्या काम करते हैं ये काम बहुत ही सर्टेन कंडीशंस में काम करते हैं, बट जनरली हर्नियाज में ये अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये लगाने से ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रैंगुलेशन का रिस्क बढ़ जाता है, जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है एंड देन इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं। जी डॉक्टर आदित्य, अब ये तो समझ में आ गया कि हर्निया है, डायग्नोस हो गया, इलाज के लिए सर्जरी का विकल्प, सर्जरी कैसे करवाई जाए? तो सर्जरी के लिए 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है ओपन सर्जरी, दूसरा मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जिसमें लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी का उपयोग किया जाता है। तीनों ऑप्शंस बहुत अब इंडिया में इजीली अवेलेबल हैं। मोस्ट कॉमन तरीका रिपेयर कराने का ओपन है आज भी। हाउएवर लैप्रोस्कोपिक रिपेयर्स अब काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, स्पेशली अवेलेबिलिटी इनकी काफ़ी बढ़ गई है और अब पूरे देश में जगह जगह पे अब लैप्रोस्कोपिक रिपेयर्स अवेलेबल हैं। रोबोटिक रिपेयर्स जो हैं वो अभी भी बहुत लिमिटेड जगहों पे अवेलेबल है और इसका मेजर कारण कॉस्ट है कि ये थोड़ा महंगा है, बिकॉज ये मशीन और इसके कंज्यूमेबल्स काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो तीनों रिपेयर्स की अपनी अपनी जगह है और तीनों रिपेयर्स के रिजल्ट्स लगभग इक्वल ही रहते हैं। देयर आर कुछ एडवांटेजेस हैं लैप्रोस्कोपिक या मिनिमल इन्वेजिव रिपेयर्स के ओवर दी ओपन रिपेयर्स, और उसमें मेन है कि कॉस्मेटिक की जो स्कार बनाते हैं, जो कट लगाते हैं, वो छोटा होता है जो मिनिमल इन्वेजिव रिपेयर्स होते हैं। और दूसरा एडवांटेज इनका देखा गया है कि लोगों की रिकवरी, रिटर्न टू वर्क पहले हो जाता है, जल्दी होता है एज कम्पेयर टू ओपन हर्नियास।
एंड तीसरी चीज़ है कि इसमें इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू ओपन रिपेयर्स। जी, और क्या अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है डॉक्टर प्रसाद, तो उस स्थिति में ऐसी कोशिश की जाती है कि जो सर्जरी है वो ओपन सर्जरी ही हो? कॉम्प्लिकेशन अब देखिए स्ट्रैंगुलेशन वगैरह जैसी स्थिति है तो आई वुड से कि ज़्यादातर वो ओपन ही होंगी, क्योंकि इमरजेंसी स्ट्रैंगुलेशन यानी अगर वो जो बॉडी पार्ट है वो फंस गया है आकर, हाँ फंस गया तो वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और अगर कुछ देर तक वो फंसा रहता है तो उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो नेचुरली वो जो पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन्स कैन अंडरगो गैंग्रीन एंड ऑल। तो अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये इट इज़ मूविंग फ्रॉम ए इरिड्यूसिबिलिटी, जो आप कह रहे हैं कि बाहर आ गया अंदर नहीं जा रहा है, इरिड्यूसिबिलिटी टू ऑब्स्ट्रक्शन टुवर्ड्स स्ट्रैंगुलेशन, तो ऐसी स्थिति यूजुअली इमरजेंसी ही होती है, और इमरजेंसी में यूजुअली ये सर्जरीज ओपन ही होती हैं। वैसे भी थोड़ा सा इस स्थिति में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है कि आपको सारा वो इक्विपमेंट और वो सब मिल जाएगा ऐसे आधी रात के अंदर, तो ऐसी स्थिति में तो ये ओपन ही होती हैं। बट शॉर्ट ऑफ दैट अगर आप कहें तो लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी, अगर इरिड्यूसिबल हर्नियाज में भी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी संभव है। जो एब्डोमिनल वॉल हर्नियाज होते हैं उनमें मैं कहूँगा कि लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी ओपन से थोड़ा ज़्यादा एडवांटेजियस है, और कई दफ़ा हम हाइब्रिड प्रोसीजर करते हैं कि पार्ट प्रोसीजर आपने ओपन कर दिया, पार्ट ऑफ इट यू डू ओपन एंड रेस्ट ऑफ इट यू उसको आप लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक टेक्निक से उसको परफॉर्म करते हैं। क्योंकि लैप्रोस्कोपी में जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्राइन हर्निया की बात करते हैं तो मैश प्लेसमेंट जो होता है उसका प्लेन वो डिफरेंट होता है फ्रॉम जो हम ओपन सर्जरी में करते हैं। ओपन सर्जरी में मैश प्लेसमेंट और लैप्रोस्कोपिक में मैश प्लेसमेंट का प्लेन डिफरेंट होता है। उसी तरह जो एब्डोमिनल वॉल हर्नियाज भी हैं उनमें ख़ास तौर पे रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज है, क्योंकि आप यू आर वर्किंग अगेंस्ट दी नेचुरल। आप नॉर्मली काम करते हैं तो नीचे काम करते हैं, बट इसमें आपको ऑन दी एब्डोमिनल वॉल काम करना पड़ता है, और वहाँ रोबोटिक टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है टू परफॉर्म दीज कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस एंड कॉम्प्लेक्स सूचरिंग। जी, तो सर्जरी के विकल्प हैं, और सर्जरी ओपन सर्जरी के रूप में लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक से की जा सकती है। कैसे होगी, किस अवस्था में होगी, इसका निर्धारण विशेषज्ञ करते हैं। लेकिन आवश्यक है कि अगर आपको हर्निया की समस्या है तो समय आपको नष्ट नहीं करना है, डिले नहीं करना है, विशेषज्ञ के पास जाना है, और वही ये बताएंगे कि इलाज सर्जरी की किस विधि द्वारा किया जाएगा या आगे आपको करना क्या है। हर्निया के विषय में हम बात कर रहे हैं, विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हर्निया क्या स्थिति है और क्या है इसके इलाज, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। डॉक्टर आदित्य, डिस्कशन में एक बात आई थी कि एक कारण होता है जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद जो एब्डोमिनल वॉल्स वीक हो जाती है, महिलाओं में हर्निया का कारण बन सकती है। क्या स्थिति है, इसके बारे में ज़रा बताएं। तो गर्भावस्था के बाद दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि दीवार जो है वो कमज़ोर हो जाए, वो कमज़ोरी के कारण से जो पेट की मांसपेशियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं, और जो दीवार है वो बहुत ही पतली और कमज़ोर हो जाती है, जिसे हम डाइवेरिकेशन कहते हैं। और दूसरा कंडीशन होता है हर्निया। हर्निया जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, वो एक छेद होता है दीवार में जी। सो डाइवेरिकेशन जो है वो छेद नहीं है बट एक कमज़ोरी है, जिसमें जो एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं वो स्प्ले हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो बीच की जो दीवार है वो पतली सी कमज़ोर सी रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में हर्निया बन सकता है आगे चलकर?
ये अपने आप में ही एक परेशानी है। इसको हम डाइवेरिकेशन, इसको एक अलग बीमारी कहते हैं और ये बहुत कॉमन है पोस्ट प्रेगनेंसी। आप महिलाओं को देखेंगी कि वो प्रेगनेंसी के बाद जब वो उठती हैं या जैसे हमने पहले बताया कि जब स्ट्रेन करती हैं तो उनके पेट के बीच के हिस्से में एक बल्ज दिखने लगता है। तो वो हर्निया नहीं है बट वो डाइवेरिकेशन है। हर्निया में अंदर की जो आंतें होती हैं या चर्बी आंत होती है वो बाहर की तरफ निकलती है और वापस अंदर चली जाती है। वेरेज डाइवेरिकेशन में पूरा पेट ही बीच का जो हिस्सा है वो अलग से फूला हुआ दिखता है एंड इसके साथ जो स्किन रहता है वो स्किन भी लटकना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक्सरसाइज से कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। तो इस कंडीशन में ट्रीटमेंट का जो इनिशियल तरीका है, जो शुरुआती तरीका है, वो है कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें प्लैंक्स करना, पैरों को लिफ्ट करना लेटे हुए। इससे जो एब्डोमिनल कोर है इसको स्ट्रेंथन किया जाता है, जिससे मांसपेशियां सख्त होती हैं और इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जिन महिलाओं को इसके बाद भी दिक्कतें परसिस्ट मतलब रह जाती हैं, वैसे में सर्जिकली अप्रोच किया जाता है। पहले ये सर्जरी सिर्फ ओपन तरीके से होता था और बहुत बड़ा ऑपरेशन होता था, इसे हम एब्डोमिनोप्लास्टी कहते थे। तो लोग इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करते थे, बट अब क्योंकि लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरीज अवेलेबल हैं, इसको छोटे छोटे छेदों के द्वारा इन जो बीच की कमज़ोर दीवार है उसको टाइट किया जा सकता है। बट इन कंडीशन ये सर्जरीज हम तभी एडवाइस करते हैं जब महिलाओं की फैमिली कंप्लीट हो जाती है, जब बच्चे पूरे हो जाते हैं और उन्होंने कम से कम 6 महीने की एक्सरसाइज कोर स्ट्रेंथनिंग कर ली होती है और उसके बाद भी वो सिम्टोमेटिक रहती है। और डाइवेरिकेशन के जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े हर्निया से अलग रहते हैं। डाइवेरिकेशन के केस में महिलाओं को दर्द होना उस हिस्से में और पेशाब या लैट्रिन की नियंत्रण में कमज़ोरी होना, ये और पीठ का दर्द होना, ये इस तरीके से प्रेजेंट करता है, जहाँ की हर्निया जो है वो एक स्वेलिंग जो पेट में एक फुलाव की तरह प्रेजेंट करता है। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट मोडालिटीज अलग होती हैं, बट दोनों की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जी, दोनों स्थितियों में इलाज किया जा सकता है। इसलिए अगर ऐसी समस्या हो रही है तो महिलाएं उसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि एक्सरसाइज भी है जिससे इसको ठीक किया जा सकता है। और अगर एक्सरसाइज काम नहीं करती है कुछ समय तक तो दूसरे ऑप्शंस भी विशेषज्ञों के पास हैं जो ट्राई किए जा सकते हैं। कृष्ण जी हमारे साथ राजस्थान से फोन लाइन पर, स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं? साहब मेरे को लेफ्ट साइड में हर्निया थोड़ी उभरी हुई है 2 इंच करीब जी, और राइट साइड में थोड़ी हल्की है। ठीक है। 80 साल मेरी उम्र है। ऑपरेशन कराएं या एक्सरसाइज करें, जैसा भी आप गाइड करेंगे वैसा करेंगे। डॉक्टर आदित्य, दोनों साइड में हर्निया है इनको। दोनों साइड के हर्नियाज में जनरली लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक जो मिनिमल इन्वेजिव रिपेयर्स होते हैं वो प्रिफर किए जाते हैं। इसलिए प्रिफर किए जाते हैं क्योंकि एक ही वो 3 छोटे छेद जो बनाए जाते हैं एक तरफ का करने के लिए, उसी छेदों से दोनों तरफ का किया जा सकता है और एक साथ दोनों तरफ जाली डाली जा सकती है। जो कि ओपन हर्निया अगर ओपन रिपेयर करें तो दोनों तरफ अलग अलग इंसिजन देने पड़ते हैं। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में हम यूजुअली मिनिमल इन्वेजिव रिपेयर्स प्रिफर करते हैं। हालांकि इनकी उम्र 80 साल है, तो 80 साल के उम्र के लोगों में हमें बाकी चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे कि उनके बाकी बीमारियां हैं कि नहीं, उनके और को उनकी जो जनरल परफॉर्मेंस स्टेटस है वो कैसी है। तो अगर किस तरह से रिपेयर किया जाता है, हम कुछ शॉर्ट्स भी देख पा रहे हैं, दरअसल कैसे होता है ये प्रोसीजर? तो लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर या रोबोटिक प्रोसीजर होता है। दोनों में अगर इनग्वाइनल हर्निया है जो ग्रॉइन में जैसे कि बता रहे हैं नीचे की तरफ होता है, उसमें 3 छेद किए जाते हैं, एक नाभि के ऊपर और 2 नाभि के साइड में। जो नाभि वाला जो छेद होती है उससे ये कैमरा डाला जाता है जिससे अंदर की तरफ हम देख पाते हैं, और जो बाकी के दोनों साइड के पोर्ट होते हैं उससे वो हाथ का इस्तेमाल करने के लिए होता है, जिससे लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट या रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं। और इन इंस्ट्रूमेंट से ये जो हर्निया है जो हम अंदर की तरफ से, जैसे अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर ने बताया कि 2 प्लेन अलग अलग होते हैं। जैसे ग्रॉइन हर्निया में ओपन करते हैं तो हम ऊपर से जाली डालते हैं दीवार के, और नीचे से करते हैं तो नीचे दीवार की नीचे हिस्से में डालते हैं। तो वहाँ पर पेरिटोनियम की झिल्ली होती है जिसको नीचे करके जो छेद है उसके ऊपर जाली डालते हैं और उस झिल्ली को बंद कर देते हैं कि वो जाली पेट आंत के कांटेक्ट में ना आए।
तो दोनों रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक रिपेयर में सेम, अंदर जो सर्जरी है वो सेम ही रहती है, बस तकनीक का डिफरेंस है। जी डॉक्टर अजय, एक बार सर्जरी हो गई उसके बाद बेड रेस्ट कितना आवश्यक है और कब तक ये सलाह दी जाती है कि बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेन न लिया जाए, और क्या खान पान को लेकर भी कोई परहेज ज़रूरी होता है? मेरे ख्याल से जो सर्जन हमारे मित्र हैं वो हमें बता पाएंगे। मेरे ख्याल 4 से 6 हफ्ते खान पान को लेकर कोई खान बदलाव पान के लिए हम करवाते ये बताना है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी चाहिए। प्रोटीन आपकी बॉडी की हीलिंग करती है। तो प्रोटीन की कहाँ से मिलेगा? अगर आप नॉनवेज खाते हो, आप अंडा खा सकते हैं, चिकन, फिश। अगर आप वेजिटेरियन तो आपके टोफू पनीर, नॉर्मल पनीर, दूध, इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि प्रोटीन आपकी हीलिंग के लिए ज़रूरी है। और प्रोटीन मसल्स भी बनाता है। अगर प्रोटीन मात्रा आप सफिशिएंट अमाउंट में लेंगे तो आपकी मसल्स हेल्दी रहेंगी। तो प्रोटीन खाना आवश्यक है। और रिकवरी भी शायद जल्दी होगी, हीलिंग बेटर हाँ होगी? जी, हीलिंग बेटर होगी बिल्कुल। और ऐसे हीमोग्लोबिन आपका जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन मतलब वो ब्लड ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो ऑक्सीजन जरूरी है हीलिंग के लिए। तो अगर आपको हीमोग्लोबिन कम है तो आपको उसका भी इलाज कराना चाहिए। जैसे अगर आप उसके टेस्ट कराएं कि आयरन कमी से हो रहा है, फॉलिक एसिड है, B12 है, तो ऑप्टिमल हीमोग्लोबिन और आपका प्रोटीन मात्रा, ये 2 चीज़ें ज़रूरी है बॉडी की हीलिंग के लिए। जी डॉक्टर प्रसाद, क्या एक बार रिकवरी हो गई है, कितना ड्यूरेशन, हालांकि लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक में जो ड्यूरेशन है रिकवरी की वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी, कब तक आप लोग ये एडवाइस करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्टिविटी पेशेंट ना करे? सो देखिए, अब जैसे एब्डोमिनल वॉल या ग्रॉइन हर्नियाज हैं, उनमें यूजुअली अगर हम लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी करते हैं, ग्रॉइन हर्निया के लिए तो इवन ओपन सर्जरी के बाद भी आप नेक्स्ट डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। रहा सवाल बेड रेस्ट, तो हम एडवाइस नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल आप तुरंत ही अपना नॉर्मल एक्टिविटीज़, मूवमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं जी। और बहुत सारे लोग हमें सवाल पूछते हैं सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं कि नहीं। अगर आपका कंफर्ट लेवल है तो आप बिल्कुल चढ़ सकते हैं। यूजुअली एब्डोमिनल वॉल हर्नियाज के बाद हम लोग बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रेनियस एक्टिविटी जिसमें कि पेट के अंदर का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, उसको थोड़ी देर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी कुछ आपने किया अंदर उसको थोड़ा समय तो लगता है। बाहर से चाहे वो छोटे होल्स हैं, पर अंदर उसको हील होने में तो समय लगता है, स्ट्रेंथ गेन करने में समय लगता है। तो यूजुअली आफ्टर एब्डोमिनल वॉल हर्नियाज और लैप्रोस्कोपिक हर्नियाज स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़ हम अवॉइड करना बोलते हैं 4 to 6 वीक्स। बट यदि आपको ऑफिस जाना है, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपका उस तरह का जॉब है जिसमें उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं है, तो पीपल कैन गो बैक टू वर्क आफ्टर 1 week ऑल्सो। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आप वीडियो में जैसे इस टाइम आप देख रहे हैं, ये रोबोटिक हाइटस हर्निया रिपेयर चल रहा है। इस तरह की सर्जरीज के बाद भी हमें ये देखना होता है कि कोई डाइट इस तरह से रखें कि ताकि उनको कोई वॉमिटिंग वगैरह ना हो जाए। तो यूजुअली हम इनिशियली सॉफ्ट डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे, या उतना लीजिए जितना आप कंफर्टेबली टॉलरेट कर सकते हैं, ताकि ओवर फिलिंग ना हो और नौशिया वॉमिटिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि नौशिया वॉमिटिंग होगा तो जैसे ये हाइटस हर्निया रिपेयर कर रहे हैं हम, आप जो वीडियो पे देख पा रहे हैं रोबोटिक, तो ये जो डायफ्राम के स्टिचेस हैं, क्योंकि जब आप खांसते हैं या उल्टी होती है तो ये बिल्कुल रप्चर कर सकते हैं। तो उसमें हम आपको अवॉइड करना बोलते हैं। आपने भी देखा कि कितना पोर्शन स्टमक का ऊपर थोरैक्स के अंदर चला गया हुआ था, तो सबको रिड्यूस करके फिर इसको, तो अब आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये रोबोटिक टेक्निक में हमें ये एडवांटेज क्या होता है कि बहुत ही स्टेबल पिक्चर है, और जो स्टिचिंग वगैरह करना है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। कुछ देर पहले आपने लैप्रोस्कोपी की पिक्चर्स वीडियोस भी देखी जी, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत हल्का सा शेक आएगा, या हल्का सा ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी एक्टिविटी, जो मूवमेंट्स हैं दे आर स्लाइटली शेकी। बट इसमें जो सर्जन के लिए बहुत विजन बहुत अच्छा होता है, आप प्रोसेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं जी, और इसके लिए एक्सपर्टीज भी उतनी ही रिक्वायर्ड है। तो अगर रोबोटिक के लिए जा रहे हैं तो ये देख लीजिए कि आप अपने विशेषज्ञ का चुनाव कैसे करते हैं, क्योंकि स्पेशलाइज्ड सर्जरी है और उतनी ही एक्सपर्टीज उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। रश्मि जी का एक क्वेश्चन है डॉक्टर आदित्य, वो ये पूछ रही है कि जो मेश लगाई जाती है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, क्या उसकी किस तरह की क्वालिटी है, उसके अंदर वेरिएशन है और उससे भी फर्क पड़ेगा? और एक सवाल और था, दीपक जी का सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर एक बार हर्निया रिपेयर कर दिया जाए तो दोबारा होने की संभावना हो सकती है सेम साइट पर? तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, मेश के बारे में। तो मेश जो डाली जाती है, मेश कई
तरीके की आती हैं और हम कहाँ पर मैश डाल रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का मैश इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो ग्रॉइन हर्नियाज होते हैं, जो पेट और जांघ के बीच के जो हर्नियाज हैं, उसमें जनरली जो मैश यूज़ किया जाता है नॉन अब्जॉर्बेबल मैश होता है, पॉलीप्रोपाइलिन से बना होता है, जो कि एक प्लास्टिक का मटेरियल है। तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही मैश यूज़ किया जाता है। वेरएज जब आप एब्डोमिनल वॉल के हर्नियाज को ऑपरेट करते हैं तो डिपेंड करता है कि आप जाली कहाँ डाल रहे हैं। अगर आप जाली पेट के अंदर डालते हैं तो वहाँ पर ये पॉलीप्रोपाइलिन मैश जनरली नहीं डाले जाते हैं, क्योंकि इसमें जाके आंत चिपकने का रिस्क रहता है। तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड मैश होते हैं जिनको हम कॉम्पोजिट मैशेस बोलते हैं, जिसमें एक तरफ तो पॉलीप्रोपाइलिन होता है जो स्ट्रेंथ देता है और दूसरी तरफ जो आंत की तरफ का हिस्सा रहता है वो ऑक्सीडाइज्ड रीजनरेटेड सेल्यूलोज या और अलग तरीके के मटेरियल होते हैं जो वो चिपकने से प्रिवेंट करते हैं। इसलिए अलग लोकेशंस और अलग प्लेन जहां पर मैश डाले जाते हैं उस पर निर्भर करता है कि आप कौन से तरीके का मैश डालें। और वो वैरायटी जो है या तो विशेषज्ञ डिसाइड करते हैं या फिर ऑप्शंस भी बताए जा सकते हैं। ऑप्शंस पेशेंट्स को दिए जाते हैं, उनको बताया जाता है हर एक का फायदा नुकसान, और फिर वो जैसा भी खुद प्रिफर करते हैं वैसे मैश डाले जाते हैं। जी, तो टोटल हेल्थ में आज हर्निया के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ और जानकारी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ, हम जल्द हाजिर होते हैं। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। हर्निया के विषय में हम बात कर रहे हैं और कुछ और जानकारी ले लेते हैं विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर अजय आपसे, हर्निया क्या सिर्फ वृद्ध लोगों में ही होता है? हर्निया किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों से लेकर बड़ों में। इसकी कोई फिक्स एज नहीं, पर ज़्यादातर ये बुजुर्गों में देखा जाता है। जी, क्या जो एथलीट्स हैं या जिम जाने वाले लोग हैं उन्हें ही इसका खतरा होगा? डॉक्टर अजय आदित्य। जिम करने वाले और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी तो एब्डोमिनल टोन अच्छा होता है, तो उन लोगों में इसके रिस्क कम रहते हैं एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। डॉक्टर प्रसाद, क्या किसी भी तरह की स्वेलिंग या सूजन हर्निया ही है? ज़रूरी नहीं है कि किसी भी तरह की स्वेलिंग या सूजन एब्डोमिनल वॉल में वो हर्निया ही है, मगर यदि वो स्वेलिंग आती और जाती है फिर वो हर्निया होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर अजय, क्या अगर किसी को बहुत ज़्यादा लंबी खांसी चलती है या कब्ज की समस्या रहती है उससे हर्निया होने की संभावना हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब आप खांसेंगे या लंबे समय तक कब्ज रहेगी तो आपके पेट का दबाव बढ़ जाएगा, और वो दबाव जब बढ़ेगा तो वो जो आपके अंदर के पेट कंटेंट को बाहर की तरफ पुश करेगा। तो इसलिए इस चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, इसका इलाज करवाएं ज़रूर। अगर किसी को हर्निया है तो इंतज़ार करते रहें, अपने आप ठीक हो जाएगा? डॉक्टर आदित्य। बिल्कुल नहीं, विशेषज्ञ की राय लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्या मेडिसिन से भी हर्निया को क्योर किया जा सकता है? डॉक्टर प्रसाद। नहीं, जहाँ तक हर्निया का सवाल है वो मेडिकल ट्रीटमेंट आज अभी तक तो नहीं है इसका। राइट। हाइटल या डायफ्रामेटिक हर्निया में एसिड रिफ्लक्स या पाचन संबंधी लक्षण बहुत ज़्यादा आते हैं। डॉक्टर अजय। देखिए, हाइटस हर्निया एक रिस्क फैक्टर है, मतलब रिफ्लक्स होने का। तो अब ये मैं कहना चाहूँगा, हाइटस हर्निया सिंपली हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपको हाइटस आपको रिफ्लक्स हो ही रहा है, हमें उसकी जांच करके देखना पड़ेगा कि हाइटस के साथ में आपको रिफ्लक्स है कि नहीं है। ये मान सकते हैं रिस्क फैक्टर है ज़रूर जी। हाइटस हर्निया के लिए क्या इमीडिएट सर्जरी करवाना रिक्वायर्ड है? क्या ये एक मेडिकल इमरजेंसी है? डॉक्टर आदित्य। नहीं, इट्स नॉट ए मेडिकल इमरजेंसी, पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन या स्ट्रैंगुलेशन होता है तो फिर ये मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है। क्या हर्निया की सर्जरी के बाद बहुत लंबा आराम या बेड रेस्ट की आवश्यकता होती है?
जी नहीं, बहुत लंबा आराम या बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट स्ट्रेनोस एक्टिविटीज़ हम ज़रूर कहते हैं कि थोड़ी देर अवॉइड कीजिए। जी, क्या हल्का खाना सर्जरी के बाद उपयोगी होता है जल्द रिकवरी के लिए, डॉक्टर अजय? अभी सर ने बताया कि अगर आपने डायफ्राम जैसे आपने हाइटस का ऑपरेशन कराया तो उस कंडीशन में, क्योंकि जो आप खाना खाएंगे और वॉमिटिंग हो तो रिकरेंस होगा, तो उस कंडीशन में आपको हल्का और लाइट खाना खाना पड़ेगा। पर अगर आप बाकी तरह हरियाणा सर्जरी करा रहे हैं तो आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा भी ऑप्टिमम रखनी पड़ेगी। तो डाइट की टेलरिंग की जाती है, वो डिपेंड करता है क्या सर्जरी और किस हर्निया के लिए की गई है। डॉक्टर आदित्य, कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिसमें हर्निया को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है या इमरजेंसी सोच ली जाए? जब वो स्वेलिंग वापस अंदर ना जा रहा हो, उसमें कंटिन्यूस दर्द हो, दर्द बिल्कुल ठीक ना हो, या उसमें रंग, जो स्किन का रंग है उसमें बदलाव आने लगे, अगर वो हरा या नीला होने लगे, तो ये सारे डेंजर साइंस हैं और इमीडिएट हॉस्पिटल इमरजेंसी पहुंचना ज़रूरी हो जाता है। राइट। डॉक्टर प्रसाद, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? संदेश यही है कि आपको यदि कोई सिम्टम्स हैं हर्निया रिलेटेड जो कि हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ डिस्कस किए हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उनसे राय लीजिए कि आपके लिए क्या कोर्स ऑफ मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्या आपके लिए सही रहेगा, आपकी उम्र को देखते हुए, आपके सिम्टम्स को देखते हुए और आपकी बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ को देखते हुए। डॉक्टर अजय, एक वाक्य में आपका संदेश? सबसे पहले मैं आप सबके स्वास्थ्य, अपने दर्शकों और सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपको हर्निया की बीमारी, आप डॉक्टर से पहले मिलिए, कंफर्म कीजिए हर्निया है कि नहीं, और समझिए कि आपको सर्जरी की आवश्यकता कितनी ज़्यादा है और उसके हिसाब से आप अपना आगे का इलाज तय करिए। जी, हर्निया को लेकर जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण, आपका संदेश डॉक्टर आदित्य? बहुत ही ज़रूरी है, और इसका कारण है कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में एस्टिमेट किया जाता है कि 15 से 20 लाख लोग एट एनी टाइम हर्निया से प्रभावित रहते हैं। इसलिए इसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है और इसका सही समय पे उपचार कराना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अजय, डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी का। विशेषज्ञों ने आपको न सिर्फ प्रॉब्लम बताई है बल्कि ये भी समझाया है कि किस अवस्था में उसको कैसे डील किया जा सकता है। इलाज के विकल्प काफ़ी हैं और उसके लिए जागरूकता और सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि जब बॉडी देती है वार्निंग बार बार, तो विशेषज्ञ के पास जाना और परामर्श लेना ये स्मार्ट चॉइस है, और यही जो करता है वो है समझदार। अगर आज आपने प्रॉब्लम को किया इग्नोर तो बढ़ सकती है प्रॉब्लम सारी। हर्निया से अगर राहत पाना चाहते हैं तो जल्द पहचानना और इलाज को लेकर पूरी तैयारी है ज़रूरी। अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहिए और सेहत संबंधी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा कार्यक्रम टोटल हेल्थ। आज के एपिसोड में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।